हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि भाई मैटर किस चीज़ का बना होता है, तो वहाँ हमने पता किया था कि भाई मैटर बना होता है पार्टिकल्स से, और मैटर के जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इस बात को समझने के लिए हमने प्रीवियस सेशन में एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और उसके कंक्लूजन को भी डिस्कस किया था। कंक्लूजन को डिस्कस करने के बाद में हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि मैटर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनफैक्ट वो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी उनको ऑब्जर्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की, और आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ना, इन्हीं पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को आ गया होगा समझ में कि भाई इस सेशन में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो एक काम करते हैं ना, फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक कौन सा है? यही वाला है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पढ़नी है पार्टिकल्स की, 3 ही है। कौन कौन सी? देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। भाई ये तो हमें समझ में आ ही गया है ना कि मैटर कैसे बना है, पार्टिकल से बना है। अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये बोल रही है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना किसी भी मैटर के, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, बाकायदा कुछ जगह होती है, कुछ स्पेसेस होती हैं, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ गैप्स हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आप बोल सकते हो कि उनका आपस में ना एक इंटरेक्शन होता है, और वो इंटरेक्शन कैसे होता है, अट्रैक्टिव टाइप का, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ ये। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पढ़ना है। कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगी, और एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगी, सबको समझ में आने वाला है। ठीक है। तो हम जाते हैं अपनी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर कि क्या मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या सचमुच स्पेसेस हैं। चलो देखते हैं। इसके लिए फिर से क्या आ चुका है, एक एक्सपेरिमेंट आ चुका है। भाई मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं या नहीं, इस बात को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस सेशन में भी एक एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था, है ना। यहाँ पे देखो एक और एक्सपेरिमेंट आ गया है, और यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि वी टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। हमने फिर से क्या किया है, अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की तरह एक बीकर में 100 ml पानी लिया है। नाउ मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर। बीकर में आपने पानी डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस लेवल तक पानी आया है बीकर में, कितना पानी लिया आपने, 100 ml पानी लिया है ना। तो जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँ आपको, तो ये आपने क्या लिया है, बीकर लिया है, और इसमें आपने 100 ml पानी डाला। तो आपका जो 100 ml पानी है वो लगभग कहाँ आया है, किस लेवल तक आया है, तो आप बोल सकते हो कि मैम इस लेवल तक आया है बीकर में, है ना। तो आपने क्या किया है, पानी का जो लेवल है बीकर के अंदर, 100 ml पानी का जो लेवल है बीकर के अंदर, वो आपने कैसे इंडिकेट किया है, एक मार्क बना दिया है। बेसिकली पानी के लेवल को इंडिकेट करने के लिए आपने एक मार्क बना दिया है। चलो ठीक है। इसके आगे क्या है कि नाउ वी विल टेक 50 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब हम 50 ग्राम शक्कर लेने वाले हैं। ठीक है। नाउ वी विल डिजोल्व द शुगर बाय स्टरिंग एंड वी गेट अ शुगर सोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम पानी में नमक घोलते तो हमको सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है, जब हम पानी में शक्कर घोलते तो हमें शुगर सोल्यूशन मिलता है। तो हमने क्या करा है, 50 ग्राम जो शक्कर ली थी वो हमने फाइनली 100 ml पानी में
डिसॉल्व कर दी है। मतलब पहले डाली, इसके बाद में ग्लास रॉड से हमने क्या करा, उसको स्टर किया, उसको अच्छी तरीके से चलाया, जिसके कारण जो 50 ग्राम शुगर है वो क्या हो चुकी है, जाकर के डिसॉल्व हो चुकी है पानी में। अब कहीं ना कहीं पानी और शक्कर की क्वांटिटीज़ को देखने के बाद, भाई देखो ना, इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको पानी और शक्कर की क्वांटिटी बताई गई है कि आपने पानी तो लिया लेकिन कितना लिया, 100 ml लिया, आपने शक्कर तो ली लेकिन कितनी ली, 50 ग्राम ली। तो पानी और शक्कर की क्वांटिटीज़ को देखने के बाद आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि भाई जब हम पानी और शक्कर को मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं जो टोटल क्वांटिटी होगी शुगर सोल्यूशन की वो बढ़ जाएगी, है ना। अगर हमारे पास क्या है 100 ml पानी है और उसमें हम 50 ग्राम शुगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं पानी का जो लेवल है, कहीं ना कहीं पानी का जो लेवल है उसको क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, है कि नहीं। ये डाउट हमारे सबके मन में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, और इसमें कुछ गलत भी नहीं। जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो टोटल वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, हमने 100 ग्राम पानी में 100 ml पानी में 50 ग्राम हमने शक्कर डाली है। तो हमारे दिमाग में ये था कि भाई हमने जो इनिशियली पानी का जो लेवल मार्क किया था बीकर में, अब जो पानी है उसका लेवल और ऊपर चला जाएगा, और लेवल जो है अब पानी का कितना हो जाएगा, 50 ग्राम शक्कर डालने के बाद सपोज इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ब्लैक कलर कहाँ गया, इतना हो जाएगा, है ना। हमने यही सोचा था, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। डायग्राम से भी समझ लो कि आपके पास बीकर है, उसमें आपने पानी डाला है 100 ml, फिर आपने उसमें 50 ग्राम जो है ना शक्कर डाल दी है, आपने उसको ग्लास रॉड से जो है प्रॉपरली क्या करा है, स्टर किया है, और सपोज चलो एक काम कर, देखो यहाँ पे वाटर लेवल को मार्क भी किया गया है। ये जो आपका बीकर है इसमें देखो बाकायदा वाटर लेवल को मार्क किया गया है। ये देखो, जब इस पानी में 50 ग्राम शक्कर डाली तो भी शुगर सोल्यूशन जो आपके पास आया है उसका जो लेवल है बीकर में वो अभी भी कितना है, इतना ही है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई 100 ml पानी में शक्कर तो डाली थी, अगर शक्कर का एक दाना डाला होता तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते कि भाई एक दाने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्यों पानी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने 100 ml पानी में 50 ग्राम शक्कर डाली थी, तो कहीं ना कहीं जो आपके पास टोटल जो शुगर सोल्यूशन आया है उसके लेवल को क्या होना चाहिए था, काफ़ी बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन लेवल तो अभी भी उतना ही है, सिंपल पानी का भी लेवल उतना ही था, और हमने शक्कर को डिसॉल्व करने के बाद में जो शुगर सोल्यूशन ऑब्टेन किया है उस शुगर सोल्यूशन का भी लेवल कितना है बीकर में, इतना का इतना है। तो आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था, प्रीवियस सेशन में हमने शायद सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था कि पानी में हमने क्या करा है, सॉल्ट डाला है, तो किस तरीके से सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, भाई सॉल्ट भी क्या है, एक मैटर है ना, पानी भी क्या है, एक मैटर है, उसके भी पार्टिकल्स हैं। तो हमने देखा था प्रीवियस सेशन में कि किस तरीके से सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के सेटल हो जाते हैं, है ना। पानी के जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर सेटल हो जाते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था, एक बेसिक एग्जांपल से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। ये तो अपने एक्सपेरिमेंट की बात है कि अगर आपको जो है मार्केट जाना है, आपने क्या करा है, एक रिक्शा जो है ना पकड़ा है या एक बस पकड़ी है आपने। अब बस का जो कंडक्टर है वो आपको बुला रहा है कि हाँ साहब आ जाओ ऊपर, बस में बहुत जगह है। लेकिन आप ऐसे झांक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बस में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, सीट तो खाली है ही नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्या करोगे, उस बस को जो कंडक्टर होगा उस बस का, उसको बोलोगे कि जगह नहीं है, आगे जाओ, हम नेक्स्ट बस जो आएगी उसको पकड़ेंगे, ये करोगे आप। लेकिन अगर बस में जगह होगी तो आप क्या करोगे, बस पकड़ लोगे, बस में चढ़ जाओगे, और बस में जो है ना जो भी जहाँ पे जगह होगी, सीट खाली होगी तो वहाँ बैठ जाओगे, खड़े होने की जगह होगी तो वहाँ खड़े रहो जाके। ये करोगे, मतलब उस वाली बस को आप पकड़ लोगे। आप बस को कब पकड़ पाओगे, जब बस में जगह होगी। जब बस में जगह ही नहीं होगी तो आप बीच में घुस ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, चाहे आप पानी में शक्कर डालो या चाहे पानी में नमक डालो, पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह है, स्पेसेस हैं, और उन्हीं स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने कौन आ जाता है, सॉल्ट या शक्कर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो शक्कर या नमक के पार्टिकल्स क्यों आ पा रहे हैं पानी में, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह है। आई बात समझ में? अगर मैं बोल रही हूँ कि नमक और शक्कर पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो डिसॉल्व क्यों हो पा रहे हैं, उनका डिसोल्यूशन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह है, और उन्हीं खाली जगहों को बेसिकली
जब खाली जगह मिलेगी नमक और शक्कर के पार्टिकल्स को, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी होगी कि जगह मिल रही है, फट से हम जाके क्या करेंगे, उस जगह को ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे, वहीं पे सेटल हो जाएंगे। तो अगर पानी में नमक और शक्कर डिसॉल्व हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, और इन्हीं स्पेसेस में जाकर के कौन बैठ जाते हैं? नमक और शक्कर के पार्टिकल्स। तो देखो कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिया गया है कि द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द बीकर इज एट द सेम मार्क वेयर वाटर लेवल वॉज इनिशियली इन द बीकर। शुगर सोल्यूशन का भी जो लेवल है बीकर में वो वही है एज द सेम मार्क वेयर वाटर लेवल वॉज इनिशियली इन द बीकर. It shows that particles of sugar go into the spaces between the various molecules of water, due to which there is no change in the volume. Thus, from this experiment it can be concluded that molecules in the water are not tightly paced, they have spaces between them. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया कि माना कि पानी क्या है, एक मैटर है, मैटर को बनाने वाले क्या हैं? पार्टिकल्स हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो पानी किसका बना होता है? पार्टिकल्स का. तो लेकिन ये पार्टिकल्स कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. यानी कि पानी किसका बना है? मॉलिक्यूल्स का बना है. तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं? पानी जैसे मैटर को बना रहे हैं, एक लिक्विड को बना रहे हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? ये एकदम टाइटली नहीं जुड़े होते हैं. बाकायदा इनके बीच में क्या होती है? स्पेसिस प्रेजेंट होती है, इनके बीच में गैप्स होते हैं. और इन्हीं गैप्स का फायदा कौन उठाते हैं? नमक और शक्कर के पार्टिकल्स इन गैप्स में आकर के वो बैठ जाते हैं, खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण जो टोटल वॉल्यूम है शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन की वो इंक्रीज नहीं होती, वो इतनी की उतनी ही रहती है. आई बात समझ में? चलिए फिर इसके बाद में अच्छा एक और बढ़िया सी बात है. ये हमने बात करी किसकी? हाँ चलो अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की. मतलब इनमें हम क्या करने वाले हैं? पार्टिकल्स के बीच में कैसी जगह है, कितनी जगह है, उसको हम कंपैरेटिवली पढ़ने वाले हैं. भाई जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रीवियस सेशंस में कि हमें इस पूरे चैप्टर में ना सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर ही बात करनी है. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के ऊपर तो जो है ना हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे. हमें अभी बात करनी है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की. तो हमने ये देख लिया है कि मैटर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे तो होते ही हैं, साथ ही साथ पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? जगह होती है. अब अगर मैं बात करूं एक सॉलिड की, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी लेकिन बहुत ही कम होती है. अगर मैं बात करूं एक लिक्विड की, तो लिक्विड को बनाने वाले जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कंपैरेटिवली जो स्पेसेस हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं. और अगर मैं बात करूं किसकी? गैसेस की, तो गैसेस को बनाने वाले जो उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में भर भर के जगह होती है. आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितनी कम स्पेस है लेकिन बहुत ही कम है, ना के बराबर है. लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में देखो आपको काफ़ी जगह दिखाई दे रही होगी. और गैसेस के बारे में तो भैया बोलो ही मत. गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में देखो जगह कितनी सारी है. इतनी सारी जगह. इतनी जगह है क्या सॉलिड में? नहीं है. लिक्विड में है क्या? है. लिक्विड के पार्टिकल्स में जगह है, लेकिन गैस में जो मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो जगह है उससे कम है. ठीक है, इनमें ऑलमोस्ट ना के बराबर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में. यहाँ स्पेसिस हैं और यहाँ तो भैया स्पेसिस ही स्पेसिस हैं. पार्टिकल्स कम है गिवन वॉल्यूम में और पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा है. आई बात समझ में? अब इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में इतनी कम जगह है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जगह भर भर के है? ऐसा क्यों हुआ? इसे हम समझते हैं, मतलब इसको हम समझ पाएंगे कब? जब हम मैटर के पार्टिकल्स की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी समझेंगे. चलो अब हम आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे ये बच्चे खड़े हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, ये बच्चे क्या बता रहे हैं कि भाई हम सब क्या है? दोस्त हैं. ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ऐसे. तो ये जितने भी बच्चे हैं आपके सामने, ये सब के सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं. ये हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? इनके हाथ पकड़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये जो बच्चे हैं ना, ये आपस में फ्रेंड्स हैं, ये एक आपस में ग्रुप है, ये आपस में क्या है? एक टीम बनाए हुए हैं. ऐसे ही कुछ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. देखो भाई ऐसा है कि मैटर के पार्टिकल्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ना, उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है.
मतलब कि अभी मैं आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो समझा रही हूँ, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को डाइजेस्ट करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि देखो, जो चीज़ें हमें दिखाई देती है ना, उनके बारे में जैसे मैं बोलूँ कि देखो ये गाय है, इसके 4 पाँव हैं, एक इसकी पूँछ है, ये घास खाती है, इसके 2 सींग हैं, इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो उस गाय के बारे में मैं आपको जो भी प्रॉपर्टी बताऊंगी, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, मैं जो भी फीचर्स बताऊंगी, वो आप सब मान लोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको खुद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी आंखों से देख करके वेरीफाई नहीं कर सकते ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि गाय घास खाती है, तो आप देखोगे कि वो भाई दिन भर में जो गाय है वो घास ही खा रही है। इसका मतलब क्या कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। गाय की एक पूंछ है तो आपको दिखाई देगी कि हाँ देखो गाय की एक पूंछ है, तो आप वेरीफाई करते जा रहे हो। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको आप वहीं के वहीं वेरीफाई करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैटर के जो अब जैसे मैंने बोला कि देखो ये जो पेन है ना, ये पेन क्या है? एक मैटर है, और ये मैटर बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल से। तो आप बोलोगे कि मैम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिखने में तो ये मैटर कैसा है? काफ़ी स्मूथ है। तो जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस सेशन में कि मैटर जो है कंटिन्यूस नहीं बनाता है, इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स। तो ये पेन बना है, ये मैटर बना है बहुत सारे पार्टिकल्स का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पेन के, इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। चलो किसी तरीके से हमने मान भी लिया है कि मैटर बना होता है पार्टिकल्स का, लेकिन फिर इन पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज कैसे हम पचाएं? तो पचानी तो पड़ेगी ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, that is particles of matter have a force acting between them। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेट जो है वो लोहे या लोहे की बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप एक मैग्नेट के सामने क्या ले आओ, एक लोहे की कील ले आओ या एक लोहे का रॉड ले आओ, तो मैग्नेट क्या करेगा? उस कील को, उस रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली जो भी कील होगी लोहे की, वो जाकर के मैग्नेट से चिपक जाएगी। तो वो मैग्नेट से क्यों चिपकी है? क्योंकि मैग्नेट और कील के बीच में एक अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेट एक फोर्स लगा रहा है कील के ऊपर, नेल के ऊपर, और ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर, और यही फोर्स क्या करता है? मैटर के पार्टिकल्स को पास आप बोल सकते हो कि रखने की कोशिश करता है। The strength of this force of attraction, however, differs from one kind of matter to other। अब अगर मैंने बोला है कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, या लिक्विड में होती हैं, या गैसियस स्टेट में होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेफिनेटली मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक मैटर की फिजिकल स्टेट में कैसा होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं होता। मैटर टू मैटर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो डिफर करती जाती है। किसी मैटर में पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहता है? स्ट्रांग रहता है। दूसरे मैटर में ये हो सकता है कि उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा है? थोड़ा सा कमज़ोर है ना। तो ये डिफरेंस आ सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ में। मैटर टू मैटर डिफर करता है। इसके अलावा अब यहाँ पे कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस की बात की जा रही है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। यानी कि सेम सब्सटेंस, आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। आई बात समझ में? देखो ऐसा है, अगर हम बोल रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या करता है? मैटर के पार्टिकल्स को पास रखता है। जब सेम सब्सटेंस के बीच में, मतलब आप बोल सकते हो कि सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। The forces of attraction between the particles of different substances are known as adhesive forces। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में
जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो क्या है, अधेसिव फोर्स। तो दोनों फोर्स में डिफरेंस समझो। सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो हुए कोहेसिव फोर्सेस। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, वो क्या होगा, अधेसिव फोर्सेस। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। नाउ हैमरिंग कैन ब्रेक अ चॉक पीस इजीली बट ब्रेकिंग ऑफ एन आयरन बॉल थ्रू हैमरिंग इज डिफिकल्ट। आपके पास एक लोहे की बॉल है, आयरन बॉल है, और दूसरे पास आपके पास क्या है, एक सिंपल चॉक पीस है। अगर आप हथौड़ा मारोगे दोनों पे एक एक, मतलब आपने आयरन बॉल पे भी एक जो है ना हथौड़ा मारा है, चौक पर भी आपने क्या करा है, एक बार हैमर से उसको स्ट्राइक किया, तो आपको क्या लगता है दोनों में से टूटेगा कौन? तो आप बोलोगे कि मैम ये कैसा बच्चे वाला सवाल है, हम तो एनटीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, हमको पता होना चाहिए, ये तो कितना फुद्दू सा सवाल है। हमको पता है कि चौक पीस जो है ना, हम तो कहते हैं चौक पीस के ऊपर हथौड़ा मारने की जरूरत भी नहीं है, हम उसको ऐसे ही तोड़ देते हैं, अपने हाथों से ही तोड़ देते हैं। सही बात है। कैसे तोड़ पाए हो आप? ऐसे तोड़ पाए हो कि भाई चौक के जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में स्पेसेस तो हैं, लेकिन स्पेसेस कैसी हैं? आप बोल सकते हो कि ज़्यादा हैं। ठीक है, चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, लेकिन स्पेसेस कैसी हैं? ज़्यादा हैं। स्पेसेस ज़्यादा क्यों हो रही हैं पार्टिकल्स के बीच में? भाई पार्टिकल्स के लिए तो हम बोल रहे हैं ना कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो फिर स्पेसेस क्यों हैं ज़्यादा? वो इसलिए क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? कम है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया था ना कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाउएवर डिफर्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। एक मैटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है पार्टिकल्स के बीच में, वो अलग हो सकती है एज कम्पेयर टू दूसरा मैटर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कहने को तो ये भी क्या है, बॉल भी क्या है, लोहे की, एक सॉलिड ही है, चौक का पीस भी क्या है, एक सॉलिड ही है, लेकिन फिर भी एक बार हथौड़ा मारने से चौक का पाउडर बन जाएगा और वही आयरन की जो बॉल है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ज़्यादा लग रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही पास हैं। जैसे मैं एक पार्टिकल हूं तो बिल्कुल मेरे बगल में चिपक के कौन होगा, दूसरा पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी कोई तीसरा पार्टिकल होगा। तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि आसानी से जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। तो अगर मैं इनको तोड़ने की कोशिश करूँगी, इनको अलग अलग कोशिश करने की कोशिश, मतलब अगर मैं इनको अलग अलग करने का ट्राई करूँगी तो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर हम बात करें चौक पीस की, तो डेफिनेटली चौक पीस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन आयरन बॉल के कंपैरिजन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, वीक है, स्ट्रेंथ कम है। तो पार्टिकल्स क्या होगा, जरा से आपने एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि जो चौक पीस है वो टूट जाएगी। So force of attraction between the particles of iron ball is stronger than the force of attraction between the particles of chalk piece. अब जो हमने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, सॉरी फर्स्ट वाली, ये वाली, कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी कम है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में तो भर भर के स्पेसेस हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये स्पेसेस कम, ज़्यादा, मीडियम क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही टाइटली, बहुत ही स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं। अब जब पार्टिकल्स पास होंगे तो उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होगी। अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण पार्टिकल्स पास तो होते हैं लेकिन इतने पास भी नहीं होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में स्पेसेस बढ़ जाती हैं। इनसे अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे स्पेसेस आपको ज़्यादा ही मिलेंगी। और अगर हम बात करेंगे गैसेस के पार्टिकल्स की, तो एक गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, लीस्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज या एयर, जो भी बोल लो, जिसके कारण क्या होगा। अब जब देखो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करता है, मैटर के पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। अब जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ही क्या होगी, कम होगी, तो फिर पार्टिकल्स कहाँ पास रहेंगे, वो तो यहाँ वहाँ उड़ जाएंगे ना, बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इतने कमज़ोर हैं कि पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यहाँ बहुत पास हैं,
यहाँ मॉडरेट सिचुएशन चल रही है और यहाँ पे तो भयंकर तरीके से दूर दूर है। आई बात समझ में? चलो अब इसी अच्छी बात पे हम आ जाते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो ये जो हमारी सराउंडिंग एयर है ना, कहने को तो दिख नहीं रही है लेकिन है तो इस सराउंडिंग एयर में जो जैसे कि हमने बोला कि हम इनहेल करते, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम इनहेल करेंगे तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकालते हैं। यानी कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें बाकी कोई गैस हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है दो तरह की गैसेस से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल। तो जैसे मैंने बोला कि देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एक्सहेल करती जा रही हूँ, यानी कि मेरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस ही तो है। गैस किसकी बनी होगी? पार्टिकल्स की बनी होगी। और ये पार्टिकल्स कहाँ होंगे? सराउंडिंग एयर में चले जाएंगे। तो देखो सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो पार्टिकल्स है वो देखो कैसे रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मैम जब हवा ही नहीं दिख रही है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से दिखेगी? इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टीज तो हम समझ लेते हैं लेकिन उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या सच में ऐसा होता है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, पानी में फूलों के जो होते हैं ना पोलन ग्रेन, ठीक है, तो पानी में पोलन ग्रेन का जो मूवमेंट है उसको एक्सप्लेन किया गया था। The best evidence for the existence and the movement of particles in liquid was given by Robert Brown in 1827. 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित किया था कि किस तरीके से मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ऑन लुकिंग, यहाँ पे हुआ क्या? रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर. On looking through the microscope, it was found that the pollen grains are moving rapidly throughout the water in a very irregular way, या आप बोल सकते हो कि in a zigzag way. हुआ क्या कि रॉबर्ट ब्राउन ने पानी में बहुत ही छोटे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो डाल दिए। फिर इसके बाद में उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि भाई पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पानी में ना रैपिडली मूव कर रहे हैं और उनके मूवमेंट का आप बोल सकते हो कि जो तरीका है वो कैसा है? बहुत ही इर्रेगुलर है, बहुत ही अजीब सा है। आप उसको एक जिग-जैग मैनर भी बोल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम वॉक करते हैं है ना तो हम बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं था कि अगर पोलन ग्रेन पानी में है तो पोलन ग्रेन्स कैसे हो रहे हैं? एकदम सीधे सीधे रेगुलर मैनर में जो है ना पानी में मूव कर रहे हैं। नहीं, हर कहीं जा रहे हैं, अंदर धुन जा रहे हैं, कभी यहाँ टकरा रहे, कभी यहाँ टकरा रहे, कभी यहाँ टकरा रहे, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? पीला पीला, ये है एक पोलन ग्रेन। और ये सब क्या है? ये सब है पानी के पार्टिकल्स। भाई पानी क्या है? मैटर ही तो है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था कि जब पानी में हम, जैसे यहाँ पे तो एक ही पोलन ग्रेन है, ठीक है, जब हम पानी में पोलन ग्रेन्स को डालेंगे तो पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरीके से क्या करेंगे? मूव करेंगे, अपना मूवमेंट शो करेंगे। टू बी मोर स्पेसिफिक, रैंडम मूवमेंट शो करेंगे। कहाँ? इनसाइड द वाटर। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? देखो ऐसा है, एक होता है बहता हुआ पानी और एक होता है स्टेगनेंट वाटर, है ना। मतलब कि बहता हुआ पानी मतलब क्या कि अभी पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। तो जब पानी फ्लो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि पानी में, बहते हुए पानी में आप कोई भी चीज़ डालोगे तो वो चीज़ पानी के बहाव के साथ बह जाएगी। वो चीज़ क्यों बह रही है? क्योंकि आपने जिस पानी में डाला है वो पानी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, यानी कि पानी बेसिकली मूव कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? एक स्टेगनेंट वाटर है, यानी कि एक ठहरा हुआ पानी है और उसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे तो आप ये क्या अज्यूम करोगे कि जिस पानी में हमने डाला है वो ठहरा हुआ है, तो जो भी हमने चीज़ डाली हुई है वो भी क्या रहेगी? ठहरी रहेगी, वो भी रेस्ट पे रहेगी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने भी सेम चीज़ जो है ना ऑब्जर्व करी। मतलब उनका लॉजिक भी यही था कि हमारे पास जो वेसल में पानी है वो कैसा है? वो एकदम शांत पानी है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, पानी में कोई भी वेव नहीं है, पानी एकदम रेस्ट पे है। और ऐसे रेस्ट पे पड़े हुए पानी पर जब पोलन ग्रेन्स डाले गए तो पोलन ग्रेन्स ने कुछ इस तरीके से अपना मूवमेंट शो किया। बट मुद्दा यह है कि आखिर ये मूवमेंट हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि जिस पानी के अंदर थे पोलन ग्रेन्स वो पानी जो एकदम रुका हुआ था, उसमें कोई भी मोशन हमें दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन फिर क्या हो गया कि पोलन ग्रेन्स को डाला नहीं कि उनने अपना डांस दिखाना शुरू कर दिया पानी में जा करके। हुआ ये कि पानी के जो हम ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, हमें किसी भी मैटर के पार्टिकल्स पहली बात तो दिखाई देते ही नहीं है। तो जब हम बोल रहे हैं कि पानी एकदम कैसा है, एकदम रुका हुआ है, एकदम ठहरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि पानी, माना कि पानी क्या है, एक मैटर है, वो पार्टिकल से बना है, लेकिन अगर पानी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या, मैटर को, पानी को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, आराम से शांति से पड़े होंगे। पार्टिकल्स बिल्कुल भी जो है ना मूव नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे होंगे अपनी जगह से, रेस्ट पे होंगे, स्टेशनरी होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज किया गया तो पता चला कि भाई पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तो कुछ ऐसे डांस कर रहे हैं। ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, काले काले ग्रे ग्रे, ये सब क्या है, ये सब है पानी के पार्टिकल्स। और पानी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लगातार डांस कर रहे हैं। कहने को तो, देखने में तो लग रहा है कि पानी बड़ा जो शांत है, लेकिन असलियत में पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से डांस कर रहे हैं। अब एक खुद ही चीज़ बताओ मुझे कि ऐसे डांस करते हुए पानी के पार्टिकल्स के बीच में अगर आप एक पोलन ग्रेन लेकर के आ जाओगे, तो पोलन ग्रेन भी क्या करने लगेगा, डांस करने लगेगा। पोलन ग्रेन को शौक नहीं चढ़ा था डांस करने का, मूवमेंट शो करने का, लेकिन जिन पार्टिकल्स के बीच में वो आया था, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। जैसे कि मैं कौन हूँ, एक पोलन ग्रेन हूँ, और मैं एक ऐसे एरिया में आई हूँ जहाँ पे बहुत सारे क्या है, पानी के पार्टिकल्स से, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और सबके सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब जैसे मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कौन हूँ, अभी पोलन ग्रेन हूँ, यहाँ से आया एक पानी का मॉलिक्यूल, और वो तो मूव, भाई मैं अभी मूव नहीं कर रही हूँ, पोलन ग्रेन अभी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो मेरे आसपास पानी के पार्टिकल्स है वो तो मूव कर रहे हैं ना। तो वहाँ से मूव करते 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 एक पानी का पार्टिकल आया और मुझसे आकर के टकरा गया। टकराने से क्या होगा, मैं अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाऊंगी, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, दूसरा पार्टिकल आ गया या दूसरा मॉलिक्यूल आ गया पानी का। आने के बाद क्या हुआ, वो फिर मुझसे आके टकरा गया। तो टकराने से क्या होगा, मैं फिर से अपनी जगह से खिसक जाऊंगी। फिर क्या हुआ, पीछे से एक पानी का पार्टिकल आया, वो मेरे साथ आकर के टकराया। टकराने से क्या होगा, मैं फिर से अपनी जगह से हिल जाऊंगी। तो लगातार मेरी जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। कभी मैं यहाँ जा रही हूँ, कभी मैं वहाँ जा रही हूँ, कभी मैं आगे आ रही हूँ, कभी मैं पीछे जा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस पानी के पार्टिकल्स के बीच में मैं हूँ, वो पार्टिकल्स बार बार आकर के मुझसे टकरा रहे हैं। टकरा क्यों रहे हैं भाई, उनके पास उनकी आंखें तो है नहीं कि वो देख करके जो है ना मूव करेंगे, वो तो अंधाधुंध तरीके से मूव करते जा रहे हैं। तो लगातार कंटिन्यूसली रैंडमली मूवमेंट से क्या होगा कि ये पानी के पार्टिकल्स पोलन ग्रेन से टकराते जाएंगे, और जब जब पोलन ग्रेन किसी पार्टिकल से टकराए तब तक वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। और लगातार डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या होगा कि हमें पोलन ग्रेन पानी में नाचता हुआ, डांस करता हुआ, मूव करता हुआ दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से रॉबर्ट ब्राउन ने ये कंक्लूजन निकाला, रीड करते हैं जल्दी से, कि वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स which are moving very fast. The water molecules themselves are invisible under the microscope because they are very very small. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंडर इनविजिबल होते हैं, दिखाई देते नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. The pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. तो pollen grain को जैसे ही हमने पानी के सरफेस पे डाला तो pollen grains पानी में क्यों मूव करने लगे? क्योंकि वो constantly fast moving particles से टकराते जा रहे थे. So through the water particles या water molecules are too small to be seen, but their effect on the pollen grains can be seen clearly. कहने को तो पानी के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये इतने रैंडमली, इतने तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इनका जो तेज़ी वाला मूवमेंट जो है उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है पोलन ग्रेन्स के ऊपर. भाई पानी के मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मूवमेंट है ना, उस रैंडम मूवमेंट का इम्पैक्ट या इफेक्ट दिखाई दे रहा है किसके ऊपर? पोलन ग्रेन्स के ऊपर. आप खुद ही सोचो, अगर जिस पानी के सरफेस पे हमने डाला है पोलन ग्रेन को, पानी के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव करते ही नहीं, तो पोलन ग्रेन भी क्या होता? अपनी जगह पे ऐसे खड़े रहता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंटिन्यूसली लगातार पोलन ग्रेन्स को पानी के पार्टिकल्स आकर के मारते जा रहे थे, जिसके कारण वो बार बार अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा था, और कुछ इस तरीके से जो पोलन ग्रेन है वो पूरे पानी के सरफेस पे क्या करने लगा? मूव करने लगा. सो द रैंडम मोशन ऑफ द विजिबल पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, कॉज्ड बाय the much smaller invisible particles of water is an example of Brownian movement.
आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड दिस फिनोमेना। तो ये जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है ना पानी के पार्टिकल्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट हमने नाम क्यों दिया है, क्योंकि भाई रॉबर्ट ब्राउन सर ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो उनको आप बोल सकते हो कि उनको थैंक यू बोलने के लिए उनके नाम पर ही मूवमेंट का नाम रख दिया गया कि भाई रॉबर्ट ब्राउन सर ने डिस्कवर किया है। उनका आप बोल सकते हो कि उनकी डिस्कवरी को एक्नॉलेज करने के लिए, ठीक है ना, उनको ऑनर देने के लिए उनका जो नाम है उसी नाम पे मूवमेंट का नाम पड़ गया, ब्राउनियन मूवमेंट नाम पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा जो रैंडम और अंधाधुंध फास्ट मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट ही बोलते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। अब एक और एग्जाम्पल देख लो कि आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आपके पास क्या है, पानी है। पानी में आपने क्या करा है, एक चम्मच, या एक चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक ड्रॉप आप क्या करो, इंक डाल दो। पानी है आपके पास एक ग्लास में, है ना, कांच का ग्लास है, और उस पानी में आप क्या करो, एक ड्रॉप इंक डाल दो। जैसे ही आप इंक डालोगे और 5 मिनट के लिए उसको आप छोड़ दोगे, 5 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि पूरा का पूरा जो पानी है ना वो क्या हो गया है, उस इंक के कलर का हो गया। सपोज आपने पिंक कलर की इंक डाली है पानी में, तो 5 मिनट बाद पूरा का पूरा जो पानी होगा ना वो पिंक कलर का हो जाएगा। क्यों भाई, कहने को तो क्या है, जब हमें मिक्स करना होता है कभी भी, है ना, कुछ चीज़ों को, तो हमें उसको जाकर के हाथों से मैनुअली मिक्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो किसी भी तरह की मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, अपने आप पूरी की पूरी जो इंक है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स में क्या हो गए, जाके मिक्स हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स जिस पानी में आए थे उस पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे थे। तो हुआ क्या, जो पोलन ग्रेन के साथ हुआ है ना वही इंक के पार्टिकल्स के साथ भी हुआ है। भाई इंक के पार्टिकल्स को जो है ना कोई शौक नहीं था मूव करने का, लेकिन जिस पानी में वो आए हैं उस पानी के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे थे, ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रहे थे, जिसके कारण इंक के पार्टिकल्स को धक्का लगता गया, इतना लगा कि इंक के पार्टिकल्स मोशन में आ गए, और मोशन में आते आते क्या हुआ, पूरे के पूरे पानी में जाकर के फैल गए। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of the particles of two different types of matter on their own is called diffusion. क्या बोला जा रहा है कि ये जो intermixing हो रही है particles की of two different types of matter on their own is called diffusion. दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अपने आप खुद ब खुद इंटरमिक्सिंग हो रही है उसे हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। आई रिपीट, दो अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमिक्सिंग हो रही है खुद ब खुद उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंक जो है वो पानी में जाकर के डिफ्यूज हो गई है, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में जाकर के अपने आप मिक्स हो गए हैं। हमने जाके मिक्स नहीं किया था, अपने आप मिक्स हुए। क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे थे, धक्का मारते जा रहे थे इंक के पार्टिकल्स को, तो धक्का खाते 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 इंक के पार्टिकल्स मोशन में आ गए और पूरे पानी में जाकर के घुल गए, मतलब मिक्स हो गए। ईजी। When the potassium permanganate crystal is put in water, the purple colored particles of the potassium permanganate spread throughout water, making the whole water look purple. अगर इंक ना डालना चाहो तो पोटेशियम परमैग्नेट का एक क्रिस्टल डाल दो, ठीक है, बात तो वही रहेगी। फिर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कमरे में पूजा पाठ चल रही है, मम्मी ने क्या करा, जैसी अगरबत्ती जलाई है, उस अगरबत्ती की जो खुशबू है आप तक पहुंच जाती है। आप कहाँ हो, आप दूसरे रूम में हो, जहाँ पे पूजा हो रही है, मंदिर में पूजा हो रही है, उस मंदिर से आप काफ़ी दूर हो, घर के किसी दूसरे कोने में बैठे हो, लेकिन फिर भी जैसे ही अगरबत्ती जलाई मम्मी ने, आपके पास अगरबत्ती की जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो 5 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। सिमिलरली जब मम्मी घर में कुछ अच्छा स्पेशल बना रही होती हैं तो उसकी जो खाने की जो खुशबू है वो घर के बाहर तक जो है ना आती है आपको। ऐसा क्यों होता है? फ्रेगनेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक, जिसको हम अगरबत्ती भी बोलते हैं, lighted in one corner of a room spreads in the whole room quickly. The particles of gases या vapors produced by burning the incense stick move rapidly in all the directions and mix with the moving particles of air in the room. Actually होता है क्या है कि जैसे ही हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अगरबत्ती भी क्या है, एक मैटर ही है, वो किसकी बनी हुई है, पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो जैसे ही हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो जलाने का मतलब क्या है, उसका हम एक टाइप का कंबशन ही करा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है
उससे जो धुआं निकलेगा ना, तो उस धुएं में अगरबत्ती के क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स हो जाएंगे। और ऐसे धुएं को जिसमें अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस कहते हैं, खुशबू बोलते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ की जो स्मेल होती है, जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ फूड, ये क्या है, वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि परफ्यूम की स्मेल, तो उस स्मेल को हम मैटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस स्मेल में परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं। अगरबत्ती की स्मेल अगर मैटर है तो क्यों है, क्योंकि उस स्मेल में अगरबत्ती के ही पार्टिकल्स हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के ऊपर से आप बोल सकते हैं कि धुआं निकला, और उस धुएं में क्या थे, अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे। अब ये अगरबत्ती के पार्टिकल्स जाएंगे कहाँ, हमारी एयर में जाएंगे। एयर खुद क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में तो हजारों तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो अगरबत्ती के पार्टिकल्स जैसे ही एयर में जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स अपने रैंडम मूवमेंट से उन अगरबत्ती के पार्टिकल्स को धक्का मारते जाएंगे, और बेचारे अगरबत्ती के पार्टिकल्स धक्का खाते 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 खुद ही मोशन में आ जाएंगे, और मोशन में आते हुए एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो जाएंगे। अब एयर तो बहती रहती है ना, तो एयर जब हम तक पहुंचेगी ना, तो अपने साथ अगरबत्ती के पार्टिकल्स को भी लेकर के पहुंचेगी। ये अगरबत्ती के पार्टिकल्स हमारे नाक तक जाएंगे, जिसके कारण हमें अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो एयर में मिक्स हो गए। कैसे मिक्स हुए, तो एयर के ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, धक्का देते हैं अगरबत्ती के पार्टिकल्स को, जिसके कारण अगरबत्ती के पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं, और मोशन में आते आते अगरबत्ती के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो एयर जब बहती है तो उसके साथ साथ अगरबत्ती के पार्टिकल्स भी बह जाते हैं, और बह करके हम तक आ जाते हैं। तो हम उसको अपने सेंस ऑफ स्मेलिंग से सेंस कर लेते हैं। चलिए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी में इंक, आप बोल सकते हो कि डिफ्यूजन हो रहा है, ये भी लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गैसेस के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, दो गैसेस के बीच में। एक गैस कौन सी है, अगरबत्ती की स्मेल, और दूसरी जो एयर है वो भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही तो है। तो यहाँ पे गैसेस के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड्स के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो सॉलिड्स के बीच में डिफ्यूजन होता है या नहीं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि सॉलिड और लिक्विड, मतलब दो लिक्विड्स के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। क्या सॉलिड्स के बीच में भी डिफ्यूजन होता है? इस बात का जवाब आपको मिलेगा अगले सेशन में, आपके लिए होमवर्क है ये। लेकिन हाँ, इस सेशन को कंप्लीट करने के पहले एक छोटी सी थ्योरी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आर फॉलोइंग। Matter consists of molecules, and these are the smallest particles which are capable of the free existence and retain all the chemical properties of the parent substance। कि matter किसका बना होता है, molecules का बना होता है, और ये molecules क्या होते हैं, बहुत ही छोटे particles होते हैं, और ये freely exist कर सकते हैं, और इनके पास वो सभी chemical properties होती है जो कि एक substance के पास होती है। The molecules जो होते हैं वो हमेशा ही random continuous motion के state में होते हैं। Molecules exert forces on each other, and these forces depend on the intermolecular distances. All collisions between the particles of the matter are perfectly elastic। तो कुल मिलाकर के ये काइनेटिक थ्योरी दी गई थी मैटर की, और जिसमें मैटर के पार्टिकल्स की सभी जितने भी अभी आज हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। आई बात समझ में? तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मिल करके हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। भाई अभी तक हमने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो अब ज़रूरी है कि आपको ये पता करना कि भाई इन टॉपिक्स के ऊपर कैसे सवाल आते हैं एनटीएससी में। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 की प्रिपरेशंस के लिए सभी सब्जेक्ट्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेंगे, प्लस वहाँ पे होंगे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।